बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो हैं वो देख लिए होंगे। आप मेरी वीडियोस देख चुके होंगे और आपको वो समझ भी आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज देखेंगे कि एल्वियोलाई में ये गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के जरिए जो है वो यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है वो सब सेल्स को दी जाती है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का एक पार्ट है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ वो ट्रैप कर लेता है और बॉडी में जिस भी सेल को उसकी ज़रूरत होगी वो वहां तक उसको पहुंचाएगा। और इसी तरह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ब्लड के जरिए जो है वो गिवन आउट कर दी जाती है। एल्वियोलाई के अंदर ये सारा कुछ प्रोसीजर हो रहा होता है। जो गैसियस एक्सचेंज है ये इसमें जो मेन प्रोसेस हो रहा है वो डिफ्यूजन का हो रहा है। डिफ्यूजन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। तो यहां पर भी ये डिफ्यूजन का ही प्रोसीजर हो रहा है। और एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में ही ये हो रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ये देखें, एरो से ये पता चल रहा है कि ये फ्रेश एयर इसके अंदर एंटर हो रही है और यहाँ पर ये जो छोटी वाली लाइनें बनी हुई हैं ये कैपिलरीज हैं और ये जो है वो एक पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब इसी लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। आप ये देखें, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एयर इनटू ब्लड, ये जो है अंदर डिफ्यूज हो रही है, एरो इस तरफ शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ एरो लगे हुए हैं ब्लू कलर के, ये बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पासिस इनटू एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड। क्लियर? अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की क्या होती है। जो एयर के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और टेम्परेचर के लिहाज से, मतलब ये जो मेन है ये 4 चीज़ें तो होती ही हैं एयर के अंदर। और ये हमारी बॉडी के अंदर जब ये एंटर होती हैं, इंस्पायर्ड एयर जब होती है तो ये 21% जो है वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। और जो हम बाहर पास आउट करते हैं ऑक्सीजन, वो तकरीबन जो है वो 16% उसकी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से 0.03 जो है वो जो बाहर से एयर अंदर जा रही होती है उसमें 0.03 यानी कि ये कम है। हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो एक्सपायर्ड एयर के अंदर जो है वो अबाउट 4% जो है वो बाहर की तरफ निकाली जाती है। नाइट्रोजन जो है वो जो एयर में उसकी जो है वो परसेंटेज 79% ही है। और ये जो है वो अनरिएक्टिव एक गैस है, ये जिस तरीके से इंस्पायर्ड होती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह एक्सपायर्ड एयर के अंदर भी ये 79% के हिसाब से बाहर निकल जाती है। वाटर वेपर जो हैं वो वेरिएबल हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। और जब एक्सपायर्ड एयर हम जब बाहर एक्सहेल करते हैं तो इसमें ये सैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं। अब टेम्परेचर देखते हैं कि जब हम ये इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर जो हमारी बॉडी से जब अंदर जा रही है और जब ये हम इसको एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो उस वक्त वही एयर का टेम्परेचर होगा जब हम इनहेल करेंगे। और जब हम एक्सहेल करेंगे या एक्सपायर्ड एयर अपनी बॉडी से नॉस्ट्रल्स के थ्रू निकालेंगे तो उस वक्त उसका जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको ये बताया गया है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपायरेशन के दौरान, यानी जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हम बाहर जो है वो रिलीज करते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो है वो ब्लोइंग एक्सहेल्ड एयर, यानी कि ये इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और ये है लाइम वाटर, इन दोनों में है लाइम वाटर। और इस सिरिंज के जरिए जो है इसमें नॉर्मल एयर पास की जा रही है, इसमें एयर पास की जा रही है और इसमें ये इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लाइम वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर रहा है। तो लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो ये टर्न इनटू मिल्की इसमें सोल्यूशन बन जाता है। और जो यहाँ पर जिसमें नॉर्मल एयर इस टेस्ट ट्यूब में जो है पास की गई है तो इसमें ये अनचेंज रहेगा। तो इस जो है प्रैक्टिकल से या इस डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको ये पता चल जाता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो
एक्सहेलिंग के दौरान, यानी जब वो एक्सपायरेशन का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग का रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो उसका क्या, रेस्ट में और एक्सरसाइज में इसका क्या रेट होता है। ब्रीदिंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री मीन्स प्रोसेसेस जो हैं वो दो तरह के आप समझ लें, एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री वो है जो हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सोच समझ के वो एक्शन करें और उसमें हमारा अपना इरादा शामिल हो। इनवॉलेंट्री वो एक्शन है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है और ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसको रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का एक पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रीदिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रेट है ब्रीदिंग का वो चेंज होता रहता है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन के लिहाज से ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार आपको 1 घंटा हो चुका है या आधा घंटा भी हो चुका है, तो उस वक्त भी आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे जैसे बॉडी में ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज हम करेंगे तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी, तो उसी दौरान जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और जब बॉडी जो है वो तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देगी। और ये तमाम अगर प्रोसीजर अगर चलता रहेगा और ऑक्सीजन की जैसे ही हमारे मसल्स में कुछ कमी होगी तो उसमें होगा क्या कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन 2 तरह की हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें लाजमी ऑक्सीजन जो है वो लाजमी उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। अब ड्यूरिंग जो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाएगा और जो लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा हमारे उसमें बॉडी के मसल्स के अंदर बनेगा उतना ही ज़्यादा हमें जो है वो पेन और जो क्रैम्प्स हैं हमारी नॉर्मल मसल्स के अंदर हमें यानी हल्का सा पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर जो ये ब्रेकिंग डाउन है लैक्टिक एसिड का रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो लैक्टिक एसिड बना है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में, इसको भी अब ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की और ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ेगी और इसी को हम फिर ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ऑक्सीजन का वो ऑब्टेन होता है डीप ब्रीदिंग के जरिए, यानी कि हम गहरे सांस तेजी के साथ सांस लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। अब आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का मतलब ये है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि वर्क करती है लंग्स की तरह, हमारे फेफड़ों की तरह। अगर एक नॉर्मल आप देखें तो एक आम इंसान को तकरीबन 550 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो कि वो एयर से हासिल कर रहा है और जो एक 550 लीटर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 11,000 हमें एयर अपने अंदर इनहेल करनी पड़ेगी जब हमारी ये 550 की जो रिक्वायरमेंट है, 550 लीटर की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, जब वो पूरी होगी। तो अब आप ये देखें अल्लाह ताला का हम पे कितना बड़ा एहसान है कि वो हमें हवा के जरिए ही 550 लीटर पर डे के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही होती है और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से या कोई भी हो सकती है वजह जिसमें लंग्स जो हैं वो काम करना छोड़ दें तो इंसान को आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे आना पड़ता है और ये एक मशीन है जो कि लंग्स का काम करती है और उसमें पेशेंट को नेचुरल ब्रीदिंग में जो है वो मतलब हेल्प करती है और जब ये ब्रीदिंग इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होती है तो उस वक्त ये मशीन जो है वो उस इंसान के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब इस मशीन के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो डायरेक्टली सप्लाई की जाती है ट्रैकिया में
और जो ये ट्यूब होती है वो उसकी माउथ के ज़रिए इंसर्ट की जाती है विंड पाइप में। और इसमें जो है आप देखें, इसमें लिखा हुआ है, एक नर्स जो है वो इसको बाकायदा वॉच कर रही होती है कि कितने रेट के हिसाब से जो है वो पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। सबसे जो लास्ट हेडिंग है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की आपकी। इसमें 5 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, यानी आपको 5 बीमारियों के बारे में बताया गया है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। नंबर 1 जो है वो ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 एम्फिसीमा, नंबर 3 नमूनिया, नंबर 4 एस्थमा एंड नंबर 5 इज लंग कैंसर। अब हम देखते हैं कि ये बीमारियां मतलब कौन से हिस्से में हो रही हैं, इनके कॉजेस क्या हैं और इनकी फिर मतलब सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहली जो बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस। ये जो है वो इन्फ्लेमेशन है और ये हो रही होती है एयर पैसेज वेज में, और इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यानी कि ये सोजिश होती है या चुभन होती है एयर पैसेज वेज में। हमारे एयर पैसेज वेज का मतलब ट्रैकिया वाले जो पार्ट में, या उससे ऊपर जो है वो लैरिंग्स या फिर फेरिंग्स में। इसकी वजह जो है वो स्मोकिंग हो सकती है या फिर कोई बैक्टीरिया हो सकता है। इसकी जो कैरेक्टराइज्ड मतलब इसके सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि इसमें कफ यानी खांसी होती है, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन इसमें ज़रा ज़्यादा निकलती है, और शॉर्टनेस ऑफ ये ब्रेथ और लो फीवर जो है वो, यानी ब्रीथिंग का जो प्रोसीजर है वो उसमें हमें ज़रा सी कमी महसूस होगी, यानी हम सांस जो है वो मुश्किल से लिया जा रहा होगा, और लो फीवर होता है इसमें। नंबर 2 जो है वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है एल्वुलाई की। एल्वुलाई जो है वो लंग्स के अंदर का जो बिल्कुल पार्ट है जो कि मेन रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें इसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जिसमें ये वजह क्या है इसकी, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। यानी अगर कोई इंसान जो है वो एयर पॉल्यूशन का या फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट का मतलब है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वो गैसेस हैं जो कि पॉल्यूशन में इजाफे का बायस बनती हैं। अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो और ये ज़्यादा जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो इंसान इनहेल करे तो एल्वुलाई जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो उसमें लेबोरियस ब्रीदिंग, यानी कि इसमें भी वही ब्रीदिंग का मसला होगा सांस लेने में, और इसके अलावा कफ विद फैलगम प्रोडक्शन, कफ जो होगी वो बलगम वाली खांसी इसमें आएगी, यानी ज़्यादा इंसान की बॉडी में ज़्यादा लंग्स के थ्रू जो है वो बलगम जो है वो ज़्यादा बॉडी से मतलब खांसी के ज़रिए निकलेगा। तीसरा जो है वो है नमूनिया। ये जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये होती है एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगी से। नमूनिया में ये हो रहा है कि एल्वुलाई जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या इन्फेक्टेड किस तरीके से होंगे, उसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल हो जाएगा जिसको नॉर्मली जो है वो पस कहा जाता है, या फिर नॉर्मली या फिर पानी भी इसमें पड़ सकता है। इसमें ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट से ली जाएगी, मुश्किल से ली जाएगी। पेशेंट सफ़र फ्रॉम फीवर, इसमें पेशेंट को जो है बुखार होगा, खांसी भी आ सकती है, चिल्स एंड चेस्ट पेन, उसको सर्दी भी लग सकती है और सीने में उसके तकलीफ़ भी हो सकती है। एस्थमा नंबर 4 है। ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है एयरवेज ऑफ लंग्स, यानी एयरवेज के अंदर ही इसमें प्रॉब्लम आएगा, और इसके जो सिम्टम्स होंगे इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाएगा, चेस्ट पेन है, फीवर है, विजिंग साउंड है, एक सीटी किसी आवाज़ आएगी सांस लेने में, और स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम सांस बाहर निकाल रहे होंगे, और खांसी भी हो सकती है। एस्थमा जो है वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है पॉलिन्स का। अब पॉलिन्स क्या हैं? पॉलिन्स जो हैं वो फ्लावर का जो एक पार्ट होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के ऊपर जो है वो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर ये डस्ट टाइप पार्टिकल होते हैं। आप ये समझ लें कि ये जो हैं वो एक मेल जो हैं वो इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स टाइप के आप समझ लें इसको, फ्लावर के होते हैं ये। और इसके अलावा जो हैं वो ये डस्ट पार्टिकल, स्मोक, धुएं से भी हो सकता है, फर, ये फैदर्स एंड नंबर्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यानी इन चीज़ों से इंसान को जो है वो एलर्जी हो सकती है। ये पॉलिन जो हैं वो ड्यूरिंग जो हैं वो स्प्रिंग के सीजन्स में ज़्यादा जो है वो ये लोगों में एलर्जी का बायस बनते हैं।
और जिनकी वजह से जो है एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है, और जो सांस लेने में पेशेंट को जो है वो तकलीफ होती है। सबसे लास्ट जो है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो होता है स्मोकिंग की वजह से और धुएं की वजह से, एयर पॉल्यूशन की भी वजह से। एबनॉर्मल सेल जो हैं वो अपेयर हो जाते हैं लंग्स में। एबनॉर्मल सेल का मतलब है वो सेल जिनमें सेल डिवीजन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर जो एक सेल में नॉर्मल डिवीजन होती है तो वो जो है वो मतलब उसका न्यूक्लियस और जो पूरी सेल की बॉडी होती है वो दो में डिवाइड होगा। अब यहाँ एबनॉर्मल सेल का में कंडीशन ये हो जाती है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका वो डिवाइड होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी लग सकती है। जो लंग कैंसर है ये अपेयर हो जाता है, और ये इसके अगर लंग्स में आएगा तो फिर इसके बाद ये टिश्यूज में भी ये स्प्रेड हो सकता है। मेजर साइन और सिम्टम्स इसके होते हैं, ये इसमें भी खांसी है, और इसमें खांसी के साथ जो है वो पहले हमने म्यूकस की और बलगम की, फैलगम की बात की थी। अब यहाँ पर जो है वो ब्लड आएगा खांसी के जरिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें भी सांस का मसला होगा। रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन, बार बार लंग इन्फेक्शन होगा। वेट जो है वो तेज़ी के साथ गिरेगा। इसमें बोन एक होगा, यानी कि हड्डियों में दर्द होगा। इसमें हॉर्सनेस होगी, वीकनेस होगी, फटीग होगी, यानी इंसान थका हुआ, कमज़ोर महसूस करेगा अपने आप को। और ये जितनी भी ये डिजीज़ हैं इनमें ज़्यादातर की जो वजह है वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से तकरीबन 7 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल जो हैं वो दुनिया में हलाक हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम से कम किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो इन बीमारियों से महफूज रहें। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इसके नोट्स। आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसके नोट्स जो हैं वो चाहिए। ज़्यादा बेहतर रहता है, वैसे मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि बुक से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लास्ट में हम देख लेते हैं इसकी समरी। पूरे चैप्टर को हम ज़रा एवेल्युएट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो हैं, इन दोनों प्रोसीजर के दरमियान जो है वो दौरान जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। रेस्पिरेशन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है, मैंने वैसे पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे कहीं पर भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड नज़र नहीं आया। जो हमारे सेल, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, सेल्स के जो पार्ट होते हैं उसमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। इसमें लीफ भी आ सकता है, जो ग्रीन हर्ब जिसमें जैसे हरा धनिया वगैरह है, इनके जो स्टेम भी होते हैं ये भी ग्रीन होते हैं, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो सकता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। अब ये जो प्रोसीजर है वो फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल रिवर्स है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही है, और ऑक्सीजन को जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो लैंड पे, ज़मीन पर जो प्लांट होते हैं, ये ज़्यादातर जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का वो माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू होती हैं। स्टोमेटा जो हैं वो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो उनका सरफेस भी हो सकता है, बॉडी सरफेस भी हो सकता है, और सम इंटरनल सरफेस ऑर्गन्स भी हो सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल गिवन नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लिखा हुआ है ना, बॉडी सरफेस से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसकी एग्जाम्पल में आप फ्रॉग ले सकते हो। जो फ्रॉग है उसमें 3 तरीके से रेस्पिरेशन होती है। उसमें लंग्स के थ्रू, लंग्स के ज़रिए अगर रेस्पिरेशन होगी तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। स्किन के ज़रिए अगर होगी तो उसको क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहेंगे।
इसके अलावा फ्रॉग एक तीसरे तरीके से भी रेस्पायरेशन कर सकता है, उसके माउथ के जरिए या बक्कल कैविटी के जरिए, तो उसको बक्कल रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी फ्रॉग में 3 तरह की रेस्पायरेशन हो रही है, लेकिन इंसानों में सिर्फ, या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही तरीके से रेस्पायरेशन होती है, जो कि पल्मोनरी रेस्पायरेशन होती है। पल्मोनरी रेस्पायरेशन का मतलब है लंग्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर करेंगे। रेस्पायरेटरी सरफेस जो है वो थिन होना चाहिए, यानी थिन, इतना थिन होता है, अगर हम एल्वियोलाई वाले सतह उसकी देखें तो वो सिंगल लेयर्ड सेल होते हैं, वो वेट होता है, परमेबल होता है, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ये पूरे ऑर्गेनिज्म से जो इसका सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। रेस्पायरेटरी सरफेस ऑफ मैन इज एल्वियोलाई, यानी कि ह्यूमन बीइंग में ये एल्वियोलाई है, और ये एल्वियोलाई कहाँ हैं? लंग्स के अंदर मौजूद हैं। दोनों लंग्स में ये मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। एयर पैसेज वेज जो हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर जो मतलब होती है वो एल्वियोलाई तक जो है वो एयर पैसेज वेज के जरिए ही जाती है। एयर पॉल्यूशन जो है वो नंबर ऑफ रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो हम पहले डिस्कस करते हुए आए हैं, 5 तकरीबन इसमें किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, और इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो एयर पॉल्यूशन ही है। क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर बेटर रेस्पायरेटरी हेल्थ। देखें, सबसे लास्ट में वही बात है कि क्लीन एयर हमें चाहिए। क्लीन एयर यानी वो एयर जिसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिच हो, यानी उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, या 19.5 से ज़्यादा होना चाहिए रेशो ऑक्सीजन का हवा के अंदर, तो वो ऑक्सीजन रिच एयर कहलाएगी। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो इजीली आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।